फिर से किसी की चुगली लाए हो? अरे नहीं भैया, अब तो गांव में सब इतने अमीर हो गए हैं कि किसी के पास चुगली करने का वक्त ही नहीं है। पर एक बात कहूं, कल रात मैंने गांव की सरहद पर कुछ अजीब देखा। अजीब? कैसा अजीब? वो जो पुरानी पहाड़ी है ना, जहां से छायावन का रास्ता शुरू होता है, वहां मैंने कुछ नकाबपोश घुड़सवारों को देखा। उनकी आंखें अंधेरे में बिल्ली की तरह चमक रही थीं। मुझे लगा शायद मेरा वहम है, पर आज सुबह वहां के कुएं का पानी काला पड़ गया है। विक्रम के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। काला पानी? ये तो वही संकेत है जो उस सन्यासी ने दिया था। राजू, क्या तुमने किसी और को ये बात बताई? नहीं भैया, सोचा पहले आपसे पूछ लूं। गांव वाले तो अभी जश्न में डूबे हैं, उन्हें डरा कर क्या फायदा। तभी पीछे से राजकुमारी ईरा आई। उनके चेहरे पर भी एक अजीब सी घबराहट थी। विक्रम, राजू सही कह रहा है। मेरे पूर्वजों के साम्राज्य स्वर्णपुर का एक पुराना दुश्मन था, तिमिरासुर। उसने कसम खाई थी कि जब भी स्वर्णपुर का कोई वारिस फिर से खड़ा होगा, वह लौट कर आएगा। मुझे लगता है कि हमने राक्षस को तो मार दिया, पर उसकी परछाई अब भी हमारा पीछा कर रही है। अभी वे बात कर ही रहे थे कि अचानक महल के द्वारपाल ने सूचना दी कि एक अजनबी संदेशवाहक आया है। वो आदमी बहुत ही अजीब था। उसके शरीर से ठंडी हवा की लहरें निकल रही थीं। रामपुर के नए राजा विक्रम और स्वर्णपुर की आखिरी राजकुमारी, मेरी बात गौर से सुनो। तुमने उस खजाने को जगाया है जो सदियों से सोया था। वो सोना केवल तुम्हारा नहीं है, उसका हिस्सा मांगने वाले आ रहे हैं। तुम कौन हो और किसका हिस्सा मांग रहे हो? जो सोना हमने पाया है वो इस धरती का है और हमने इसे गांव के भले के लिए इस्तेमाल किया है। धरती का सोना वो तिमिरासुर के पसीने से बना है। या तो आज की रात आधा खजाना उस पुरानी पहाड़ी पर छोड़ दो, या फिर रामपुर को राख होते देखो। अरे ओ चमगादड़ जैसी शक्ल वाले, तू जानता है तू किससे बात कर रहा है? हमारे विक्रम भैया ने अकेले उस राक्षस को ढेर किया था। तू और तेरा तिमिरासुर हमारा क्या बिगाड़ लोगे? साहस और मूर्खता में बहुत बारीक लकीर होती है राजू। कल सुबह का सूरज रामपुर नहीं देख पाएगा। इतना कहकर वो आदमी धुएं में बदल गया। महल के कमरे में सन्नाटा छा गया। भैया, वो तो गायब हो गया। ये तो पक्का जादू टोना है। अब क्या होगा? डरने से काम नहीं चलेगा राजू। ईरा, क्या तुम्हें पता है कि तिमिरासुर की कमजोरी क्या है? विक्रम, उसे मारना नामुमकिन है, क्योंकि वो परछाइयों में रहता है। उसे केवल वही शस्त्र मार सकता है जो शुद्ध प्रकाश से बना हो। पर हमारे पास तो केवल वो दिव्य खड्ग है जो तुमने उस गुफा से ली थी। विक्रम ने तय किया कि वो गांव को खतरे में नहीं डालेगा। उसने अपनी दिव्य खड्ग उठाई। राजू, तुम गांव की रक्षा करो। मैं उस पहाड़ी पर जा रहा हूँ। अगर वो परछाइयों का राजा है तो मैं उसे उजाले में खींच लाऊंगा। नहीं भैया, इस बार मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगा। पिछली बार आपने मुझे छोड़ दिया था, पर इस बार मैं अपनी लाठी लेकर साथ चलूंगा। भले ही मैं लड़ ना सकूं, पर आपके पीछे खड़ा तो रह सकता हूं। राजू, ये बहुत खतरनाक है। वहां तलवारें नहीं, माया काम करेगी। तो क्या हुआ? बातों में तो मैं भी माहिर हूं। चलिए, अब बहस बंद कीजिए। विक्रम और राजू उसी पहाड़ी की ओर चल दिए। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवा और ठंडी होती गई। अचानक राजू का पैर किसी चीज से टकराया। उसने नीचे देखा तो वो सोने के सिक्कों की एक लकीर थी जो जंगल के अंदर जा रही थी। देखो भैया, खजाना! क्या ये वही सोना है जो हम लाए थे? बाप रे, आपने समय पर बता दिया, वरना मैं तो मुट्ठी भरने ही वाला था। पहाड़ी के ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक विशाल सिंहासन दिखा। उस पर एक आकृति बैठी थी जिसकी कोई शक्ल नहीं थी। वही तिमिरासुर था। विक्रम, तूने हारना नहीं सीखा। मैंने सुना है तू बहुत चतुर है। तो बता, मेरी सेना को तू कैसे हराएगा? अचानक हजारों काली परछाइयां विक्रम और राजू को घेरने लगी। विक्रम ने तलवार चलाई, पर वो हवा में से पार हो गई। परछाइयों को चोट नहीं लग रही थी। भैया, ये तलवार तो काम ही नहीं कर रही। ये तो हवा जैसे है। अब क्या करें? परछाई तभी तक होती है जब तक कोई उसे बनाने वाली चीज हो। राजू, ये परछाइयां हमसे नहीं, बल्कि उस काली आग से बन रही हैं जो सिंहासन के पास जल रही है। पकड़ लिया, पर उस आग तक पहुंचना नामुमकिन है।
वहां तक पहुंचने के लिए तुझे एक पहेली सुलझानी होगी। तो चलो बताओ, वो क्या है जो सबके पास है पर कोई उसे देख नहीं सकता, जो हर पल तुम्हारे साथ है पर उसका कोई वजन नहीं है? अरे ये तो फिर से वही पहेली पूछ रहा है। भैया, इसका जवाब परछाई तो नहीं होगा? नहीं राजू, इसका जवाब है आने वाला कल। वो सबके पास है पर उसे कोई देख नहीं सकता। जवाब देते ही परछाइयां कमजोर पड़ने लगी। विक्रम ने अपनी दिव्य खड्ग को म्यान से निकाला और उसे जमीन में गाड़ दिया। तिमिरासुर, तूने अंधेरे का सहारा लिया, पर तू भूल गया कि सबसे बड़ा उजाला इंसान की उम्मीद में होता है। विक्रम ने मंत्र पढ़ना शुरू किया जो उसे उस साधु ने दिया था। अचानक तलवार से एक ऐसा प्रकाश निकला कि पूरी पहाड़ी दिन की तरह चमक उठी। प्रकाश पड़ते ही तिमिरासुर और उसकी परछाइयां भाप बनकर उड़ गईं। पहाड़ी पर अब शांति थी, काली आग बुझ चुकी थी। वहां वही वृद्ध साधु फिर से प्रकट हुए। शाबाश विक्रम, तूने आज साबित कर दिया कि असली खजाना सोना नहीं बल्कि वो बुद्धि और निडरता है जो तूने दिखाई। तिमिरासुर कोई राक्षस नहीं था, वो उन लोगों के मन का लालच था जो इस सोने को छीनना चाहते थे। महाराज, अगली बार से ऐसी परीक्षा मत लीजिएगा। मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया था। राजू, तूने भी आज अपनी दोस्ती निभाई है, तेरा नाम भी इस इतिहास में दर्ज होगा। विक्रम और राजू गांव वापस लौटे। सूरज की पहली किरण के साथ गांव वालों ने देखा कि कुएं का पानी फिर से साफ और मीठा हो गया है। राजकुमारी इरा ने विक्रम का स्वागत किया। क्या अब सब खत्म हो गया? हाँ इरा, अब रामपुर को किसी बाहरी खजाने की जरूरत नहीं है। हमने अपने डर को जीत लिया है। और भैया, वो सोने के सिक्के जो पहाड़ी पर गिरे थे, क्या मैं उन्हें ला सकता हूँ? राजू, तुम कभी नहीं सुधरोगे। गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। विक्रम ने राजा की तरह नहीं बल्कि एक संग्राम